Good morning, everyone. Myself, CMA Abhishek Jain, and today we are going to start with a quick revision of dissolution of partnership firm. ये जो चैप्टर है बच्चों 12th कॉमर्स में भी आता है, सीए सीए में हर प्रोफेशनल लेवल पे भी ये चैप्टर पढ़ने में आता है एंड ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये चैप्टर पढ़ने में आता है। तो इसका क्विक रिवीजन हम करते हैं। इस चैप्टर के अंदर फर्म हो रही है डिसॉल्व। आपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर फाइनल अकाउंट्स आपने देखे होंगे। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होता है वो आपने देखा होगा। रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम पे हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं आपने वो भी देखा होगा। नाउ पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है, पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो उस सिनारियो के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सारी असेट्स हमको बेच देनी होगी, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना रहेगा, जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर ले जाएगा, कम पड़ा तो पार्टनर अपने घर से लेके आएगा। ये सारा ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी की जर्नल एंट्रीज क्या क्या हमको पास करनी होती है। देखो बच्चों, जर्नल एंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछी जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका कम पूछा जाता है। सो फोकस आपका जर्नल एंट्री पे ज़्यादा होना चाहिए इसका। सबसे पहला काम जो आपको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में करना है कि आपकी जितनी भी असेट है जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है वो सारी की सारी असेट आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, जब भी बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं तो एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन। सारी असेट्स वो लोग रियलाइजेशन में लेके जाते हैं, सारी लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में लेके जाएंगे, वहीं से असेट को सेल करेंगे और वहीं से लाइबिलिटी का पेमेंट भी होगा। तो फर्स्ट जो आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है, सारी असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, सिर्फ कैश और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के। क्योंकि कैश के लिए हम अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और फिक्टिशियस असेट्स जो होती है वो डायरेक्टली पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बाकी जितनी भी आपकी नॉर्मल असेट्स है उसको आप जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो जर्नल एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड सारी असेट्स के नाम लिख लेने हैं। इन द सेम मैनर आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। बट कीप इन माइंड जितनी भी पेबल लाइबिलिटीज है वो आपको ट्रांसफर करनी है। अब लाइबिलिटी साइड क्या क्या मिलेगा आपको? कैपिटल भी मिलेगा, पर कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में नहीं करना। अगर आपके पास कोई रिजर्व कोई फंड अवेलेबल है तो वो रिजर्व एंड फंड आप क्या करोगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो डायरेक्टली पे हो जाएगा। उसके अलावा की जितनी भी आपकी नॉर्मल लाइबिलिटीज है लाइक क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड का कोई पैसा हो गया, वो सारी नॉर्मल असेट्स आपको कहाँ ट्रांसफर कर देनी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सॉरी, नॉट नॉर्मल असेट्स, सारी पेबल लाइबिलिटीज आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। तो जैसे ही आप अपनी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। जितनी भी लाइबिलिटी आई वो सारी लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम सारी असेट्स की लिस्ट वहाँ पे, लाइबिलिटीज की सारी लिस्ट वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डेबिट साइड असेट की लिस्ट आएगी, क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज की लिस्ट आएगी। तो पहले दो काम जो आपको करने, सारी असेट्स को ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन में और सारी लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देना है। अब सारी असेट एंड लाइबिलिटी जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है तब उसके बाद आपको क्या करना है? अब उसके बाद फर्म क्या करेगी? अपनी असेट्स को बेचना स्टार्ट करेगी, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि फर्म असेट को नहीं बेचती लेकिन फर्म का कोई पार्टनर ऐसा बोलता है कि ये असेट तो हम लेके जाएंगे। या तो आप मार्केट में बेचोगे या फिर कोई पार्टनर उसको लेके जाएगा। इन दोनों सिनारियों में आप एंट्री क्या पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, अगर आपने असेट को बेचा है और कुछ पैसा आपको मिला है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। वाई रियलाइजेशन अकाउंट? बिकॉज आपने ऑलरेडी सारी असेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए अब सेल करते वक्त आपको उसको रियलाइजेशन से ही सेल करना है। इसलिए अगर आपने कैश में बेची तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर कोई पार्टनर बोलता है कि ये असेट तो मैं लेके जाऊंगा तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन द सेम मैनर जिस हिसाब से हमने असेट्स बेची उसी तरीके से सारी की सारी लाइबिलिटीज का भी हमको पेमेंट करना होगा। सो लाइबिलिटीज पेड और एक्सेप्टेड बाय पार्टनर। अब आपके पास जितनी लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप उनका पेमेंट कैश में कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। और अगर कोई पार्टनर बोलता है कि ये लाइबिलिटी तो मैं पे कर दूंगा, मतलब किसी पार्टनर ने वो लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, तो इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट आपको पार्टनर अकाउंट लिख लेना है।
सो वहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, राइट। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने कोई असेट किसी लाइबिलिटी के सामने दे दी हो, जैसे मुझे कोई क्रेडिटर का 10,000 का पेमेंट करना था, बट सामने मैंने उसको इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो लाइबिलिटी के सामने जब आप कोई उसको असेट ऑफर करते हो या असेट देते हो, तो उस सिनारियो में आपको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। तो ये 5 पॉइंट आपको खास ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सारी असेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद सारी लाइबिलिटीज का हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद सारी असेट्स को सेल करेंगे या फिर पार्टनर उसको लेके जाएगा, एंड देन आफ्टर हम सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे या फिर पार्टनर उसको लेके जाएगा। तो सिंपल ये 4 जर्नल एंट्री आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपका रियलाइजेशन रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई असेट आपने लाइबिलिटी के सामने दी है तो उसकी कोई एंट्री आपको पास नहीं करनी है। इज इट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कई बार बच्चों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस बॉन्ड कोई और कर रहा है, पेड कोई और कर रहा है, तो कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने देखो यहाँ पे उसको सिंप्लीफाइड कर दिया है, बॉन्ड कौन करेगा, पेड कौन करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली एंट्री क्या पास करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि खर्चा बॉन्ड कौन करेगा और पे कौन करेगा। अगर फर्म वो खर्चा बॉन्ड करती है, जब भी फर्म कोई खर्चा बॉन्ड करेगी ना, वहाँ पे एक अकाउंट फिक्स है, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और अगर फर्म कुछ भी पे करती है तो क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्म अगर कोई खर्चा बेयर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, और फर्म अगर कोई खर्चा पे करती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। चलो, तो फर्स्ट सिचुएशन है कि कोई खर्चा फर्म ने बेयर किया है और पेमेंट भी किसने किया है, फर्म ने ही किया है, तो उसकी एंट्री क्या पास हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन, बिकॉज फर्म ने बॉन्ड किया है, और पे भी किसने किया है, फर्म ने किया है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। अब सेकंड सिनारियो कि खर्चा बॉन्ड तो फर्म कर रही है, मतलब डिसोल्यूशन का खर्चा फर्म ने बोला कि भाई हम बेयर करेंगे, लेकिन कोई पार्टनर ने उसका पेमेंट कर दिया। खर्चा बेयर किसने किया, फर्म ने, पे किसने किया, पार्टनर ने। अब फर्म ने अगर बेयर किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पेड पार्टनर ने किया है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर वाले में कैश क्रेडिट किया था, अब किसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को। क्यों पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, देखो खर्चा कौन बेयर करने वाला है, फर्म, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, पार्टनर ने। इट मीन्स व्हाट कि फर्म जो है वो पार्टनर को बाद में इसका पैसा पे कर देगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी टेम्पररी लेवल पे पार्टनर ने पे कर दिया है, लेटर ऑन स्टेज पे फर्म क्या करेगी, पार्टनर को पे कर देगी। सो खर्चा फर्म का है, रियलाइजेशन डेबिट, लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। थर्ड सिनेरियो कहता है कि अगर कोई खर्चा डिसोल्यूशन का पार्टनर बेयर करता है, कौन बेयर करता है, पार्टनर, और पेमेंट कौन करता है उसका, फर्म। तो बेयर किसने किया, पार्टनर ने, लेकिन पेमेंट किसने किया, फर्म ने। मतलब खर्चे की जवाबदारी पार्टनर की थी, लेकिन पेमेंट उसका फर्म के अकाउंट से हुआ, तो फर्म क्या करेगी कि ठीक है अभी हम पैसा दे देते, बाद में हम उस पार्टनर से ले लेंगे, इसलिए पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि इसका पेमेंट किसने किया, फर्म ने किया। फोर्थ सिनेरियो कहता है कि अगर कोई खर्चा पार्टनर बेयर करता है और पेमेंट भी वही पार्टनर करता है, सपोज मिस्टर ए ने बोला कि भाई डिसोल्यूशन का खर्चा मैं बेयर करूंगा, और पे भी किसने किया, मिस्टर ए ने ही किया, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। या फिर अगर आप एंट्री करोगे तो सिमिलर एंट्री रहेगी, एज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि बेयर किसने किया, ए ने, तो ए का अकाउंट डेबिट, पे भी किसने किया, ए ने, तो ए का अकाउंट क्रेडिट। दैट मीन्स यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर फिफ्थ सिचुएशन कहती है कि कोई खर्चा पार्टनर बेयर कर रहा है, लेकिन उसका पेमेंट कोई दूसरा पार्टनर कर रहा है। जैसे कि पार्टनर ए ने बोला कि भाई डिसोल्यूशन का खर्चा तो मैं बेयर करूंगा, लेकिन उसका पेमेंट पार्टनर बी ने कर दिया, तो ये तो ए और बी के बीच का ट्रांजैक्शन हो गया, फर्म को तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो एंट्री क्या पास होगी, बेयरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, मतलब ए ने अगर बेयर किया है तो ए का अकाउंट डेबिट, और बी ने पेमेंट किया है तो बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 5 सिनारियो आपको ध्यान। ओके, सो नाउ डिसोल्यूशन वाला जो ट्रीटमेंट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ हम की जर्नल एंट्रीज देखते हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है
ठीक है, तो उसमें जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से पास करेंगे वो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। चलो, तो कुछ की जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ रखी हुई है। फर्स्ट एंट्री, एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000 बट नो अमाउंट इज रियलाइज। देखो, डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल 56,000 की थी, लेकिन उसमें से कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुई। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था कि सारी असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो पहले हम इस गुडविल को ट्रांसफर करेंगे। सो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट 56,000 टू गुडविल अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, असेट जो थी हमारी हमने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उस असेट को बेचना होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नो अमाउंट इज रियलाइज, मतलब उसमें से कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुई, तो उसकी कोई एंट्री आपको पास नहीं करनी। सिंपली आपको गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री पास करनी थी, रियलाइज नहीं हुआ है तो एंट्री पास नहीं करनी है। चलो, सेकेंड सिनेरियो क्या कहता है कि इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपीज का था, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज के थे आपके पास। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, एंड लेटर ऑन 9 लाख रुपीज बिल्डिंग से और 1,50,000 आपको इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुए। तो यहाँ पे पहली एंट्री हम असेट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सी असेट हम लेके आए कि भाई यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में से हमने ट्रांसफर किया था एक लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, 8 लाख रुपीज। और हम क्या ट्रांसफर किया हमने, इन्वेस्टमेंट। तो हमने हमारी एक इन्वेस्टमेंट वाली असेट ट्रांसफर की जिसकी अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपीज। ओके, सो टोटल अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, दैट इज 10 लाख। सो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सारी असेट्स जो है हमारी वो ट्रांसफर कर दी। ओके, नाउ ये जो असेट्स है अब हमने इसको सेल किया, तो रियलाइज कितना हुआ, 9 लाख रुपीज लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुआ, 1,50,000 हमको रियलाइज हुआ इन्वेस्टमेंट से। तो पैसा आया बिजनेस में, सो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितनी अमाउंट आई टोटल, 9 लाख प्लस 1,50,000, टोटल अमाउंट रियलाइज इज 10,50,000 टू कौन से अकाउंट से रियलाइज हो रहा है हमें, ये रियलाइजेशन अकाउंट से। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,50,000। तो पहले हम असेट्स को बिजनेस में लेके आए, उसके बाद हमने असेट को सेल कर दिया। क्लियर। चलो, नाउ थर्ड सिनारियो क्या कहता है, थर्ड सिनारियो कहता है कि भाई टोटल असेट फर्म की 2 लाख रुपीज है, जिसमें से 40% करंट है इंक्लूडिंग कैश, और बुक वैल्यू इज रियलाइज, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग करके असेट को अलग अलग करना पड़ेगा। देखो, टोटल असेट में 2 लाख रुपीज की असेट में 40% करंट असेट है, मतलब मेरी करंट असेट्स जो होगी दैट इज 2 लाख इंटू 40%। 2 लाख इंटू 40% करेंगे तो टोटल मेरी करंट असेट्स आ जाएगी 80,000। टोटल मेरी करंट असेट्स कितनी हो जाएगी, 80,000। अब आउट ऑफ दैट 80,000 40,000 क्या है मेरा, 10,000 क्या है उसमें से करंट असेट में इंक्लूडिंग कैश, मतलब इस 80,000 में 10,000 रुपये किस चीज़ के है, कैश के। अब देखो, कैश में से तो कुछ रियलाइज होता नहीं है, तो कैश मेरा 10,000 है। तो मेरे पास जो रियलाइज होने वाली करंट असेट है, जिसको हम नाम दे देंगे अदर करंट असेट, अब वो अदर करंट असेट मेरे पास कितने की हो जाएगी, 70,000 की। सो टोटल 80,000 की करंट असेट, जिसमें से कैश 10,000 का, अदर करंट असेट्स कितनी हो जाएगी, 70,000 की। अब टोटल 2 लाख की असेट थी, उसमें से 40% करंट है, तो बाकी की फिक्स असेट होगी। तो बाकी की फिक्स असेट कितनी होगी हमारी, 1,20,000। और उन्होंने लिखा है कि बुक वैल्यू इज रियलाइज, तो अदर करंट असेट की बुक वैल्यू नाउ 70,000 है, कैश अकाउंट फिक्स असेट की बुक वैल्यू है 1,20,000। सो टोटल 1,90,000 हमको रियलाइज होगा। भाई आपको समझ में आया, 2 लाख रुपीज हमारी करंट असेट है, 2 लाख रुपीज में से 40% हमारी करंट असेट है, दैट मीन्स 80,000 की करंट असेट हुई। उसमें से कैश हमारा 10,000 है, कैश को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि कैश है तो कुछ रियलाइज होने वाला नहीं है। सो रियलाइज होने वाली करंट असेट्स कितनी है मेरी, 70,000। और बाकी बची 60% मेरी फिक्स असेट हुई, 2 लाख का 60% 1,20,000 मेरी फिक्स असेट हो गई। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो असेट है उसको हम लेके आते हैं रियलाइजेशन में।
तो फर्स्ट एंट्री सबसे पहले बैलेंस शीट से जब हम असेट ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कौन कौन सी असेट हम लेके आ रहे हैं, तो एक लेके आ रहे हैं हम फिक्स असेट। फिक्स असेट की अमाउंट अभी हमने डिराइव्ड की 1,20,000 और दूसरी हम लेके आ रहे हैं करंट असेट, और करंट असेट्स की वैल्यू हमने डिराइव्ड की 70,000। सो टोटल करंट असेट्स एंड फिक्स असेट मिला के हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर की 1,90,000 की असेट। तो ये एंट्री तो हमने पास कर दी असेट को ट्रांसफर करने की। अब जब असेट को बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास। ओके, कितना असेट आ रहा है, तो 70,000 करंट असेट के और 1,20,000 फिक्स असेट के। सो टोटल अमाउंट रियलाइज इज 90,000, 1,90,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। पहले असेट आई और उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया। यहाँ पे की पॉइंट क्या था कि इसके अंदर जो 10,000 रुपीज़ का कैश था ना, उसको हमको एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि कैश से क्या रियलाइज करोगे, कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड ही है। ओके, सो कैश को एक्सक्लूड करके बाकी की अमाउंट जो असेट की है वो हमने सेल कर दी। तो ये थी हमारी थर्ड सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन है गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक बट 50,000 आर रियलाइज्ड ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन। कि भाई बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में आपने गुडविल को सेल किया तो आपको 50,000 रियलाइज हुआ। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है तो बैलेंस शीट से ट्रांसफर करने वाली एंट्री नहीं करनी है, लेकिन उससे जो रियलाइज हुआ उसकी एंट्री पास होगी। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कितने की गुडविल थी, 50,000 की, टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में आप कुछ भी सेल या पे करोगे लाइबिलिटी का, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में करना है, बिकॉज डिसॉल्यूशन हो रहा है तो सारी चीज़ें ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुकी है। यहाँ पे क्या था, गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में नहीं थी, बैलेंस शीट में नहीं है तो ट्रांसफर नहीं करने की। लेकिन अगर आपने उसको बेचा है, उससे पैसे मिले हैं आपको, तो पैसे मिलने की एंट्री जरूर करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो, फिर अगला पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000। कंपनी के पास एक लैपटॉप था जिसकी वैल्यू कितनी है, 35,000, जिसे एक पार्टनर ने 25,000 में लेके गया। चलो, तो सबसे पहले थोड़ा पेज अपने डाउन कर देते हैं। ओके, लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, 35,000। इसको पार्टनर कितने में लेके जा रहा है, 25,000 में। कौन कितने में लेके जा रहा है डजंट मैटर। सबसे पहले तो लैपटॉप को लेके आएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम एंट्री पास कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने का है लैपटॉप, 35,000 का, टू लैपटॉप, क्योंकि आपने लैपटॉप को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो पहला काम तो हमको ट्रांसफ़र करने का ही करना होता है। उसके बाद इस लैपटॉप को पार्टनर लेके गया। तो अभी तक हम जब कैश अकाउंट डेबिट करते थे, अब पार्टनर का नाम आ जाएगा, जो भी पार्टनर होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से पार्टनर लेके जा रहा है उसको, 25,000 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। पार्टनर 5 रुपये में लेके जाए, 10 रुपये में लेके जाए, जितने में भी लेके जाए, आपको उतनी अमाउंट से ही एंट्री करनी है। अगर आपने इसको बेचा होता तो पार्टनर कैपिटल की जगह हम कैश लिखते। अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो आपको पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देना है। चलो, उसके बाद लिखा है कि एक पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है कि उसकी वाइफ का लोन वो पे करेगा। ठीक है, लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000 विच वॉज गिवन टू दी फर्म, और अब उसका पेमेंट कौन करने वाला है, पार्टनर करने वाला है। तो जो हमारी लाइबिलिटी है श्रीमतीज लोन अकाउंट, वो हम कर देंगे डेबिट। कितनी अमाउंट है उसके लोन की, 40,000, और उसके पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, पार्टनर ने। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं आया, क्योंकि हमने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया ही नहीं। पार्टनर ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई उसका पेमेंट तो मैं करूंगा, तो सीधा लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। चलो, उसके बाद लिखा है कि इनकम टैक्स की लाइबिलिटी इज पेबल 30,000 एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। कोई बात नहीं, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिकॉर्ड करने की कोई एंट्री नहीं करनी है। जैसे हम लाइबिलिटीज एंड असेट्स को ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, बट लाइबिलिटी है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट है इनकम टैक्स लाइबिलिटी की, 30,000।
सिंपल है ना कि देखो दो सिनारियो होते हैं, एक तो अगर असेट आपको दी हुई है तो आप उसको पहले ट्रांसफर करोगे फिर आप उसको सेल करोगे। अगर असेट नहीं दी बैलेंस शीट में तो ट्रांसफर नहीं करनी है, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला है कि उसको सेल करना है तो आपको सेल की एंट्री तो करनी पड़ेगी। सेम मैनर में लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं है तो ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन उसका पेमेंट आपको जरूर कर देना है। सो पेमेंट करने की एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो 8 सिनारियो क्या कहता है कि आफ्टर मेकिंग पेमेंट all liabilities and loan or partner of the firm surplus of asset is rupees 1,20,000। मतलब सबका पेमेंट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद भी 1,20,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में बच रहे सरप्लस के तौर पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी सरप्लस बचता है वो भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर लॉस आता है रियलाइजेशन के अंदर, डेफिसिट आता है, तो भी वो कौन बेयर करेंगे? पार्टनर ही बेयर करेंगे। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है सो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टोटल प्रॉफिट की अमाउंट उन्होंने बोला है कि 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 1,20,000 का जो प्रॉफिट है, 3 पार्टनर है, ए, दूसरा बी और सी, ये तीनों पार्टनर में आपको उनके गिवन रेशियो में, मतलब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उनका रेशियो था 5:3:2। सो 1,20,000 को आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आंसर आएगा 60,000, 36,000 एंड 24,000, राइट। तो जो भी सरप्लस था हमने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लिखा है मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ₹2 लाख। मतलब मशीन जो है वो 2 लाख रुपए की थी जिसमें आपको बुक वैल्यू रियलाइज हुई, तो अब वो अवेलेबल है बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले हम उसको ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये सबसे पहले हम मशीन जो है रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आ गए। कितने की मशीन थी? 2 लाख रुपीज की। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि बुक वैल्यू रियलाइज, बुक वैल्यू रियलाइज हुई मतलब कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। बुक वैल्यू मतलब जितने की असेट थी, कितने की असेट थी? 2 लाख की, और 2 में क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब हमने असेट्स को बेच दिया। पहले असेट लेके आए, फिर असेट को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्लियर यहाँ तक? 9 पॉइंट्स, एकदम सिंपल जर्नल एंट्रीज चल रही है। फिर 10 नंबर की जर्नल एंट्रीज है कि देयर आर डेटर्स ऑफ ₹1,20,000। फर्म के पास 120 के डेटर्स है, क्रेडिटर 60,000 के। जब फर्म डिसॉल्व हुई उस टाइम पे एक पार्टनर ने बोला है कि वो डेटर को 20%, डेटर्स एट 20%, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 20% लेस देना आएगा। तो एक पार्टनर है, उसने बोला कि भाई मैं 20% लेस पे डेटर्स को ले लूंगा और क्रेडिटर का भी पेमेंट मैं ही करूंगा। बट क्रेडिटर में 20% नहीं बोला है, सिर्फ डेटर्स में कितना? 20% बोला है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? डेटर्स जो है वो हमारी असेट है, असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, और डेटर्स का अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू डेटर, क्योंकि हम हमारे बिजनेस में एसेट को ट्रांसफ़र किया हमने। चलो कितने की थी हमारे डेटर्स? 1,20,000 के। इन द सेम मैनर हम सबसे पहले क्रेडिटर को भी ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिटर कितने मेरे पास? 60,000। सो क्रेडिटर्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अमाउंट 60,000, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 60,000 से। तो ये असेट एंड लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब एक पार्टनर ने बोला है कि वो डेटर्स को लेके जाएगा 20% लेस प्राइस पे। तो देखो डेटर कितने थे हमारे? 1,20,000। 1,20,000 में से आप 20% लेस कर दो। 1,20,000 में से जब आप 20% लेस करोगे तो अमाउंट आएगी 96,000। और लेके कौन जा रहा है? उसको बेच नहीं रहे, कलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको लेके कौन जा रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा विथ 96,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट $96,000। क्लियर? इन द सेम मैनर पार्टनर ने बोला कि भाई लाइबिलिटीज का पेमेंट भी मैं ही करूंगा। तो लाइबिलिटीज का पेमेंट हम कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। चलो कितना करना है क्रेडिटर को तो कुछ बोला नहीं है, तो जो ओरिजिनल अमाउंट है क्रेडिटर की कितनी थी? 60,000।
उससे ही पेमेंट करना पड़ेगा। बट पेमेंट करेगा कौन, आप कैश में नहीं कर रहे हो, पेमेंट करने की जवाबदारी किसने ली, पार्टनर ने। तो यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विथ 60,000। क्लियर। तो पहले असेट आई, डेटर आया, क्रेडिटर आया। डेटर का पेमेंट भी पार्टनर कर रहा है, मतलब डेटर से कलेक्शन पार्टनर कर रहा है, और क्रेडिटर का पेमेंट भी कौन कर रहा है, पार्टनर। तो इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट हम किसका अकाउंट लिख लेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर है उसका अकाउंट आ जाएगा। चलो नाउ 11 नंबर कहता है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो RBI का 3:2:1 है, और कुछ जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फर्म के पास पड़ा है। तो जो भी रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं ना, वो हमको जितने भी पार्टनर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देने होंगे। तो हमारे लाइबिलिटी साइड वाले 2 रिजर्व पड़े, एक है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की अमाउंट दी हुई है 18,000, और दूसरा हमारा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है हमारे पास 12,000। सो टोटल जो है हमारे पास फंड अवेलेबल जो है दैट इज 30,000। ये 30,000 का फंड हमको पार्टनर्स को बांट देना है। पार्टनर कौन कौन है, R, B और I। तो चलो R, B और I में 30,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कौन से रेशियो के अंदर, उनके ओल्ड रेशियो जो कि है 3:2:1। तो 30,000 को 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो अमाउंट आएगी 15,000, और दूसरे की अमाउंट आएगी 10,000, और तीसरे वाले की अमाउंट आ जाएगी 5,000। तो 3:1 के अंदर हमने 30,000 रुपीज जो है दोनों फंड के मिला के हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब एक P&L अकाउंट पड़ा है, लेकिन उसके आगे लिखा है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब ये तो लॉस है, तो पार्टनर के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और लॉस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर कौन कौन है, R, B और I, इनके अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज लॉस दिया हुआ है हमको। टोटल कितना P&L अवेलेबल है लॉस का, 12,000। सो 12,000 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो R के हिस्से में आएगा 6,000 का लॉस, B के हिस्से में 4 एंड 2,000 I के हिस्से में। तो ये जितने भी रिजर्व्स थे उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जो हमारे लाइबिलिटी साइड वाले रिजर्व्स थे वो हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करवा दिए, और जो लॉस था वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो गया। चलो एक और पॉइंट कि भाई पुराना कोई बैड डेट्स था 11,000 का, जो रिटर्न ऑफ किया था आपने बैड डेट्स, अब उसमें से 66,000 रुपीज जो है वो रिकवर हुए। अब बैड डेट्स कितने का था उससे कोई लेना देना नहीं, पैसा कितना मिल रहा है आपको सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हमको रिसीव हो रहा है, कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है बैड डेट्स रिकवर्ड की, 6,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी पैसा मिला वो हमने रियलाइजेशन में रिकॉर्ड कर दिया 6,000 से। सो बैड डेट्स की कोई इफेक्ट नहीं देनी है, लो जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है आपको सिर्फ उसी की इफेक्ट देनी होती है। फिर लिखा है कि टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म 2 लाख रुपीज के क्रेडिटर थे, उसमें से 10% क्रेडिटर को, मतलब 2 लाख के 10% मतलब 20,000 रुपीज के क्रेडिटर को हमने एक 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट दिया, और बाकी की अमाउंट हमने कैश में पे कर दी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आगे पॉइंट बताया था कि कोई लाइबिलिटी के सामने अगर आप कोई असेट देते हो तो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। चलो पहले हम इसकी वर्किंग करके सारी अमाउंट्स ढूंढ लेते हैं। चलो टोटल क्रेडिटर्स मेरे पास कितने के हैं, 2 लाख के। ठीक है, अब इस 2 लाख के क्रेडिटर में से उन्होंने बोला है 10% क्रेडिटर, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। इस 20,000 के सामने हमने उसको 10,000 के जो असेट दिए उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो बाकी जो बचे 10,000 उसका पेमेंट हमने कैश में किया है। ऊपर लिखा है ना रिमेनिंग पेड इन कैश, और बोले कि बाकी बचे हुए जितने भी क्रेडिटर थे उसको 10% डिस्काउंट पे किया। तो देखो 2 लाख का 10% हमने साइड में रख दिया था, तो बाकी कितने के क्रेडिटर बचे थे हमारे पास, 90% क्रेडिटर बचे, दैट मीन्स 1,80,000 के क्रेडिटर हुए। उनको हमको 10% डिस्काउंट पे करना है, तो 10% डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो पे करने की अमाउंट कितनी आई, 1,62,000। सो टोटल पेमेंट हम कितना करेंगे, 1,72,000 का।
ध्यान रहे इस क्वेश्चन का गुड पॉइंट यही था कि सामने जो इन्वेस्टमेंट दिए है उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, आपने जो 10,000 पे किए है उसकी अकाउंटिंग होगी और बाकी जो 162 पे किए उसकी भी अकाउंटिंग होगी। तो पहले सबसे पहले हम क्रेडिटर को बिजनेस में लेके आ जाते हैं। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के क्रेडिटर्स थे? 2 लाख के। टू रियलाइजेशन, जितने भी क्रेडिटर है हमको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देने हैं। पहले ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने, अब हम इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना पेमेंट किया? अभी हमने वर्किंग की थी 10,000 एंड 1,62,000। टोटल अमाउंट पेड इज 1,72,000। ये हम उसको कैश में पे कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो हमने इन्वेस्टमेंट उसको दिए थे उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास नहीं होगा। तो ये तो थी हमारी असेट एंड लाइबिलिटीज रिलेटेड सारी की एंट्रीज। अब हम आगे देख रहे हैं कि डिजोल्यूशन एक्सपेंस रिलेटेड की एंट्रीज क्या होगी। आगे मैंने आपको एक टेबल समझाई थी कि बेयर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, उसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग करना रहेगा। तो वो हमने 5 पॉइंट देखे थे कि बेयर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का। एक चीज आपको और खास ध्यान रखनी है कि इफ नथिंग इज गिवन कि कौन बेयर कर रहा है, इट इज ऑलवेज अ फर्म जो बेयर करेगी। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बेयर कौन करेगा? फर्म। इफ कुछ भी नहीं दिया है तो पे भी कौन करेगा? फर्म। सो यहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, लेकिन किसने बेयर किया? नहीं दिया, मतलब कौन बेयर करेगी? फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और फर्म पे भी कर रही है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 10,000। चल, वो जो टेबल थी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी अभी, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कोरिलेट करवा पाऊंगा। ये एंट्री अभी आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है इसकी, और इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। ये टेबल आपको याद रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलो, तो यहाँ पे इस टेबल को हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हमको याद रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹5,000 पेड बाय पार्टनर राजा। पे कौन कर रहा है वो तो क्लियरिफाई कर दिया कि राजा नाम के पार्टनर ने पे किया है, पर बेयर कौन कर रहा है वो तो दिया ही नहीं। इफ नथिंग इज गिवन, बेयर कौन करेगा? फर्म। तो अब आप ऊपर वाले सिनेरियो में देखो, बेयर कौन कर रहा है? फर्म। सेकंड वाला रूल आ रहा है, पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट की? 5,000। और पे कौन कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर का नाम दिया है, सो राजाज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। चलो, क्लियर। चलो, अगला पॉइंट है कि साजन एक पार्टनर है जिसको आपने बोला है कि भाई रेमुनरेशन देंगे हम उसको 15,000 रुपीज़ का। कितने का रेमुनरेशन देने की बात हुई है? 15,000 रुपीज़ का। और उसका काम क्या है? टू कैरी आउट डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि फर्म का जो डिजोल्यूशन का कामकाज रहेगा वो पार्टनर करेगा। पार्टनर का नाम क्या? साजन। साजन को आपने कितने दिए रेमुनरेशन के? 15,000। जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 5,000 रुपीज़ का। आपने उसको पेमेंट कितना देने का नक्की किया? 15,000 रुपये का। लेकिन पेमेंट कितना, एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 5,000। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, आपने पार्टनर को 15,000 के रेमुनरेशन में फिक्स कर दिया कि भाई ले पकड़ 15,000 साजन, डिजोल्यूशन का सारा खर्चा तेरे को करना है। फिर वो खर्चा एक्चुअल एक्सपेंस 5,000 आए कि 25,000 आए कि 50,000 आए, उससे फर्म को कोई लेना देना नहीं है। फर्म को तो रेमुनरेशन जो साजन के लिए नक्की किया था 15,000 रुपीज़ का, आपको सिर्फ वही उसको पे करना है। फिर एक्चुअल में खर्चा कितना आया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट हमको किसको पे करनी है? साजन को। तो साजन्स कैपिटल आ जाएगा। चलो, कितनी अमाउंट पे करनी है? 15,000। एक्चुअल एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने उसको बुक कर दिया था 15,000 में, राइट। चलो,
अब सबसे अच्छा पॉइंट आया कि डिजोल्यूशन का खर्चा हुआ है 8,000 रुपये का, और उस 8,000 रुपये के खर्चे में से 3,000 को पे करने की, बेयर करने की जवाबदारी किसने ली? फर्म ने। 8,000 में से 3,000 कौन बेयर करेगा? फर्म बेयर करेगी। और बाकी का कौन बेयर करेगा? पार्टनर चिंटू। मतलब 5,000 रुपीज चिंटू की जवाबदारी है जो कि पार्टनर है, और 3,000 रुपीज की जवाबदारी किसकी? कंपनी की। लेकिन पूरा का पूरा पेमेंट पे किसने किया? फर्म ने पे किया। देखो यहाँ पे आप या तो 2 जर्नल एंट्री पास कर सकते हो या एक ही एंट्री में आप इसको खत्म कर सकते हो। देखो जो फर्म ने नक्की किया है बेयर करने का, उसके लिए तो हमारे पास फिक्स है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और फर्म ने जो बेयर करने का नक्की किया वो फर्म ही पे कर रही है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो फर्म ने नक्की किया था कि भाई 3,000 रुपीज़ की जवाबदारी हमारी, तो ये फर्म के व्यू पॉइंट से हमने एंट्री कर दी। अब पार्टनर चिंटू की जवाबदारी थी 5,000 रुपीज़ की, क्योंकि उसने बोला था कि वो 5,000 बेयर करेगा, लेकिन उसके 5,000 का पेमेंट किसने किया? फर्म ने किया। बेयर कौन कर रहा है? पार्टनर। पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म। तो यहाँ पे हम पार्टनर का अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। पार्टनर का सॉरी नाम दिया हुआ था अपने को, तो पार्टनर का नाम लिख लेते हैं। कौन है वो पार्टनर? चिंटू। तो चिंटूज कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कितनी अमाउंट? 5,000। लेकिन उसको पे किसने किया? फर्म ने। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसमें 2 सिचुएशन थी, फर्म ही बेयर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला था चार्ट के अंदर, फर्म बेयर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है, रियलाइजेशन टू कैश। फिर थर्ड वाली सिचुएशन, बेयर पार्टनर कर रहा है लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है, सो पार्टनर टू कैश। तो इस एक क्वेश्चन में दोनों पॉइंट कवर हो गए। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंकुर, अ पार्टनर अग्रीड टू पे डिजोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ ₹8,000। उसने नक्की किया कि भाई डिजोल्यूशन का खर्चा तो मैं पे करूंगा, और पे भी किसने किया? अंकुर ने किया। दैट मीन्स व्हाट? बेयर कौन कर रहा है? अंकुर। पेड भी कौन कर रहा है? अंकुर। नो एंट्री। मैंने आपको बताया था सेम पार्टनर है तो उसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लास्ट सिनारियो, डिजोल्यूशन एक्सपेंस 5,000 रुपए का, पेड बाय पार्टनर अंकिता। पे किसने किया? अंकिता ने। विच इज बॉर्न बाय द पार्टनर संजय। जिसको बॉर्न कौन कर रहा है? संजय कर रहा है, जबकि पे किसने किया? अंकिता ने किया। तो ये तो वो लास्ट वाली सिनारियो हो गया हमारा कि बेयरिंग पार्टनर अलग है और पेइंग पार्टनर भी क्या है? अलग है। तो जो पार्टनर बेयर कर रहा है, कौन सा पार्टनर बेयर कर रहा है हमारे सिनारियो के अंदर? संजय। तो संजय जो बेयर कर रहा है तो संजय का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। संजय कैपिटल डेबिट, बेयरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट हो गया। और पेइंग पार्टनर कौन है? अंकिता। तो टू अंकिता कैपिटल वो हो जाएगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट? 5,000 से। ठीक है, तो ये हो गया बेयरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर। तो ये जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको बताई, ये सबसे की जर्नल एंट्रीज है डिजोल्यूशन की। इतना आपको याद रखना है, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया है। आपकी एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम आपको जर्नल एंट्री ही पूछी जाती है, वेदर इट इज़ अ 12th। ठीक है, तो 12th के अंदर आप गुजरात बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तीनों के अंदर जर्नल एंट्री पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो एक बार आप इसको क्विकली रिवाइज कर देना। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं लिंक के साथ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप ये पूरा का पूरा आंसर जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो बाय बाय।